हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में, जहां पर हम लोग इस पूरे हफ्ते के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। नाउ अनअकैडमी, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया का नंबर 1 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कई सारे सेगमेंट्स में कई सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जाती है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, घर बैठे ही आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, जहाँ पर आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस और बहुत ही मिनिमल सब्सक्रिप्शन वैल्यू के साथ में आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ वेरी वेरी सिस्टमैटिक प्रिपरेशन। आपके टेस्ट एबिलिटी को यहाँ पर क्रिएट करने के लिए अनअकैडमी यहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट कराता है, जहाँ पर पूरा का पूरा रेप्लिका रहता है आपके पेपर का। आपको ऐसा ही फील होगा कि यू आर एक्चुअली अपियरिंग फॉर द प्रीलिम्स और द मेंस एग्जामिनेशन, और वहाँ पर जो इवैल्यूएशन है पेपर्स का वो किया जाता है टॉप मेंटर्स के द्वारा, जो ऑलरेडी टॉपर्स रह चुके हैं पिछले एमपीपीएससी एग्जाम्स में। उन्हीं के द्वारा पूरा पेपर इवैल्यूएशन किया जाएगा, ताकि आप लोगों को ये एक अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन से सेक्टर में या कौन से सब्जेक्ट में कौन से फेज में आपको बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी है, या कहाँ पर आपका एक्सपर्टीज ऑलरेडी अब हो चुका है। ठीक है, तो अनअकैडमी का जो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आप सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आप लोगों को अलर्ट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू द मॉक टेस्ट सीरीज एंड जो दूसरे अपडेशंस होते जा रहे हैं, या रादर जो दूसरी लिंक्स यहाँ पर अपलोड की जाती हैं उनका प्रॉपरली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो। ठीक है, मेरी बात करें तो आई एम प्रियंका उपाध्याय, एज यू ऑल नो मी नाउ। तो यूट्यूब पे मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो फ्लैश होती है रात को 8 बजे, और अनअकैडमी पे भी मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करती हूँ फॉर प्री एंड मेंस बोथ। ठीक है, जीएस पेपर 3 और 4 जो है वो मेरे द्वारा हैंडल किया जा रहा है, और वहां पर आप इस रेफरल कोड का जो है वो यूज कर सकते हैं upadhyay.priyanka9, जिससे कि आपको डिस्काउंट फैसिलिटीज भी मिल सकती है। सो प्लीज आप लोग मुझे फॉलो करें अनअकैडमी पर, ताकि मेरी जितनी भी क्लासेस मैं अभी रिलीज करने वाली हूँ या ऑलरेडी हो चुकी हैं जो आने वाली हैं, सभी का नोटिफिकेशन आपको क्लियरली मेल और मैसेज दोनों के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पूरे हफ्ते की बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। डेली बेसिस पे हम लोग 10 कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, और उन्हीं में से कुछ पिक मैंने किए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की एग्जाम में आने की, है ना। सो उन्हीं के बारे में हम लोग एक बार बात करते हैं फिर से। चलिए, एक बार मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब प्लस के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक प्रोसेस उसका आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, जैसे ही आप प्लस के लिए सब्सक्राइब करने के लिए जाओगे तो वहां पर पूरा आपको इस तरीके का एक लिस्ट प्रोवाइड होगा, जहां पर आपको ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फीस की पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई रहती है। ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, और वहीं पर उसके नीचे ये छोटा सा एक बॉक्स आपको दिखेगा। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ है हैव अ रेफरल कोड, क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है? तो वहां पर आपको मेरा जो कोड है, जो अभी मैंने आपको बताया upadhyay.priyanka9, उसको डालकर आपको प्रोसीड टू पे करना है, ताकि इसमें आपको डिस्काउंट फैसिलिटीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो पूरी फीस आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, कुछ आपको जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो आपको पे करना पड़ेगा, और उससे आप सारे जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं डिटेल। ठीक है, चलिएगा। सो पहले क्वेश्चन से हम लोग आज शुरुआत करते हैं कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया है? टोक्यो, कुआलालंपुर, दिल्ली या फिर मेक्सिको सिटी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा अभी कुआलालंपुर को वर्ल्ड बुक कैपिटल यानी कि विश्व पुस्तक राजधानी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, या यहाँ पर जो हम कह सकते हैं क्राउड है, उनका लर्निंग के प्रति, उनका रीडिंग के प्रति एक बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि जो रुझान है वो देखा गया है। काफी ज्यादा उनका रीडिंग हैबिट्स जो है वो डेवलप्ड हैं इन द कुआलालंपुर सिटी, और इस वजह से इसका जो नाम है वो दिया हुआ है वर्ल्ड बुक कैपिटल। काफी सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर है, काफी सारे यहाँ पर रिसर्च हाउसेस हैं, काफी सारे यहाँ पर जो बुक रिलेटेड फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स हैं वो भी रखे जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पर इसको जो वर्ल्ड बुक कैपिटल का टाइटल है वो दिया हुआ है। अब ये जो अनाउंसमेंट है वो की गई थी यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जिनका नाम है ऑड्रे अजोले। ठीक है, उन्हीं का जो मतलब रिकमेंडेशन है, मतलब उन्हीं ने ये जो अनाउंसमेंट है वर्ल्ड बुक कैपिटल का वो यहाँ पर किया हुआ है, दैट इज फॉर कुआलालंपुर सिटी। ठीक है,
नाउ यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि बुक्स रिलेटेड या बुक फेयर की हम बात करें, बुक रिलेटेड इवेंट्स की यहाँ पर हम लोग बात करें, तो ये कुआलालंपुर सिटी में ऐसे इवेंट्स यहाँ पर होते रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर पब्लिशर्स, बुक सेलर्स, लाइब्रेरीज यहाँ पर मेंटेन्ड है, सभी का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन, सभी का यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो होता है। एंड इस वजह से क्योंकि रीडिंग हैबिट्स बहुत डेवलप्ड है, बहुत सारे यहाँ पर बुक सोर्स आपको मिलता है, इसकी वजह से इसका जो टाइटल है वो दिया गया है, दैट इज वर्ल्ड बुक कैपिटल। अब कुआलालंपुर जो है वो 20वीं सिटी है। ठीक है, ये 20वीं सिटी है टू बियर द टाइटल सिंस 2001। ठीक है, 2001 से लेकर अभी तक ये 20वीं सिटी है जिसको वर्ल्ड बुक टाइटल का वर्ल्ड बुक कैपिटल का जो टाइटल है वो दिया हुआ है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है पेरिस में। इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है ऑड्रे अजोले। फॉर्मेशन यानी कि गठन जो है इसका हुआ था 1946 में। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके ऊपर जो हब है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, मतलब मूल संगठन क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व वन्यजीव कोष यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज अ एम्बेसडर फॉर WWF फॉर इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम? तो यहाँ पर हमने बात की थी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। ठीक है, जो हमारे बहुत ही फेमस 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद, उनको अपॉइंट किया गया है एज द एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। ठीक है, अब ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड क्या होता है? ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि आपका एक प्रोग्राम है या ये एक यूनिट है जो कि हमारे वन्य जीव संरक्षण का काम करती है या उसके लिए पूरा मैनेजमेंट देखती है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो मोटिव है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी 50 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को, WWF को, जहां पर उन्होंने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की जो पहल है वो शुरुआत की थी और अभी 2020 में उसको पूरे जो 50 साल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये 1976 में स्टार्ट हुआ था, जहां पर कई सारे जो लोग हैं जो कि एनवायरमेंट के प्रति या पर्यावरण के प्रति अपना रुझान रखते हैं, कुछ सजेशंस दे सकते हैं, कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स कर सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको उसके संरक्षण के लिए, तो उनको पूरा मिलाकर ये एक यूनिट बनाया गया था, दैट इज WWF। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 चीजों पे या 3 पैरामीटर्स पे काम करता है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्किल्स प्रोवाइड करना लोगों में जिससे कि वो लोग अपने एबिलिटी से एनवायरनमेंट के लिए कुछ इनिशिएटिव ले सकें उनके प्रोटेक्शन के लिए, और ज्यादा से ज्यादा अगेन कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान बढ़ाना। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के प्रति जो एक्टिविटीज की जानी चाहिए उसकी जागरूकता से लेकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सारे संरक्षण की जो के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड है या जो आइडियाज या स्ट्रैटेजीज रिक्वायर्ड है उसका पूरा फॉर्मुलेशन किया जाता है WWF के द्वारा। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 5 एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, ये कुछ शिक्षा कार्यक्रम जो है वो भारत के कुछ 16 स्टेट्स में उसको रन कर रहे हैं, जहां पर करीब से करीब 50 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 2000 स्कूल और जो दूसरे सिटीजन्स हैं वो इसके साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट WWF। तो ये है हमारे वेरी फेमस विश्वनाथन आनंद who is a 5-time world champion chess player। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो 1961 में इसकी जो स्थापना है वो हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स है स्विट्जरलैंड में और ये एक चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट है। मतलब इसको सेटअप किया गया था एज अ चैरिटेबल पब्लिक ट्रस्ट इन 1969। ठीक है, सो दिस इज WWF इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ये वर्ल्ड ग्लोबल और आपका कंट्री वाइज ये डिफर करता है, तो WWF इंडिया जो है वो एज अ ट्रस्ट यहाँ पर डेवलप हुआ था 1969 में। ठीक है, चलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तक शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु के लेखक है? कृष्ण स्वामी वी, के खंडेलवाल, अभय कुमार या फिर सुसान निनान? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कृष्ण स्वामी वी। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। नाउ टाइटल से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर PV सिंधु की पूरी बायोग्राफी, मतलब उनका पूरा लाइफ हिस्ट्री, उनके चैलेंजेस, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया है एक इंटरनेशनल फिगर बनने के लिए, वो सारी चीजें इस बुक में लिखी गई है बाय
by the very famous Mr. Krishnaswamy V. ठीक है, तो यहाँ पर ये बुक का नाम है दैट इज शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पूरा जो उनका स्ट्रगल है, उनकी जो पूरी लाइफ हिस्ट्री है वो यहाँ पर इनके द्वारा लिखी गई है इस बुक में। अगर इनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने काफी सारे ओलंपिक गेम्स का जो कवरेज है वो किया हुआ है। ठीक है, सचिन की जो बायोग्राफी है, सचिन अ हंड्रेड हंड्रेड्स नाउ, ये भी एक बुक है जिसके ये ऑथर यानी कि लेखक रह चुके हैं। ठीक है, तो ये नाम है इनका कृष्णस्वामी वी, हु इज द ऑथर ऑफ दीज टू इम्पोर्टेंट बुक्स। ये उसका कवर पेज है उस बुक का, आप लोग देख सकते हैं, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, गोवा, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश? अब ये जो एसएस कोरोना है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है दिल्ली सरकार के द्वारा। ठीक है, क्या पर्पस है इस एसएस कोरोना फंक्शन का या एप्लीकेशन का? यहाँ पर रियल टाइम डेटा है ना, जो आपका डेटा हम लोग डोर टू डोर सर्वे में जाकर करते हैं, या जो भी कर्मचारी हैं जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं या घर घर जाकर जो सर्वे कर रहे हैं, एक बकायदा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से और एकदम तुरंत जो डेटा का फीडिंग है वो किया जा सके, इस वजह से ये एप्लीकेशन अभी चालू की गई है। ठीक है, नहीं तो होता क्या है कि सर्वे में यूजुअली हम लोग फॉर्म फिल करते हैं, एक एक करके इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर वो वापस से उसकी कंपाइलिंग होती है, तो उससे काफी ज्यादा टाइम लगता है और जो डिले ऑफ वर्क है हम कह सकते हैं कि वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये एसएस कोरोना से क्या होगा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है, तो यहाँ पर ये अलाउ करेगा उन सारे लोगों को रियल टाइम डेटा को पिक करने में, है ना, या फिर नोट डाउन करने में, जो कि अभी कोविड-19 के दौरान चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इस एप्लीकेशन के थ्रू जो डाटा कलेक्टेड रहेगा रियल टाइम पे, मतलब बिल्कुल तत्काल इफेक्ट से जो है वो डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं और उस पर एनालिसिस जो है वो की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफिशियल्स को जो परेशानी हो रही थी कि फिजिकल फॉर्म भर के या फिर फिजिकल फॉर्म के थ्रू उनको डेटा कलेक्ट करना होता था, वो नहीं होके अब वो सीधे किससे होगा, एप्लीकेशन से होगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किसानों को अपनी कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन चालू किया है? ठीक है, कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर चालू किया गया है कृषि रथ। ठीक है, कृषि रथ नाम का ये एक एप्लीकेशन है जहां पर जो कृषि उपज यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो मंडी तक बहुत आसानी से यहाँ पर पहुंचाया जा सकेगा बाय दी फार्मर्स। तो 17 अप्रैल 2020 को जो सरकार है हमारी भारत की, उन्होंने कृषि रथ नाम का ये एप्लीकेशन चालू किया था, जिससे कि किसानों को बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी अपने उत्पाद को मंडी तक पहुंचाने में। उनको कुछ भी नहीं करना है, जो एप्लीकेशन है उसमें उनको ये डिटेल फीड करनी है कि वो कितना क्वांटिटी या जो मात्रा है उनके उत्पाद की, वो कितनी मात्रा का जो उत्पाद है वो भेजना चाहते हैं। जैसे ही वो उसको फीड करेंगे तो उनके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि भाई ये साइज का ट्रक और उसका जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनके एप्लीकेशन पर आ जाएगी। अगर उनको ठीक लगती है, अगर उसको वो कंफर्म कर देता है किसान, तो पूरी जो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स है कि गाड़ी का नंबर क्या है, वो कितने बजे आएगी, ठीक है, कैसे उसका रूट रहेगा, कितने बजे वो मंडी पहुंच सकती है, ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स है वो उनको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो ट्रक वाले से या जो भी उनका ट्रांसपोर्ट यूनिट है उससे नेगोशिएशन भी कर सकते हैं प्राइस रिलेटेड कि भाई जो भाड़ा आप ले रहे हो या जो आप ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो आप कम कर लो, या मतलब ये जो स्कोप रहता है बार्गेनिंग का या नेगोशिएशन का, वो यहाँ पर फार्मर कर सकता है ट्रांसपोर्टर से यानी कि ट्रक ड्राइवर से। ठीक है, अब यहाँ पर किसान द्वारा पोस्ट की गई लोड उपलब्धता व्यापारियों और ट्रांसपोर्टर्स के पास दोनों को यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, जो मर्चेंट है मतलब जिसके पास में माल जाना है और जो किसान जो माल भेज रहा है, दोनों के पास में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहेगी। ठीक है, जो व्यापारी है वो एप्लीकेशन से कृषि उपज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न किसानों द्वारा पोस्ट किए गए लोड को समेकित कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ वह कई किसानों से माल एकत्रित करने के लिए ट्रकों की व्यवस्था आसानी से कर सकता है। तो ये एक सहूलियत है काफी ज्यादा किसानों के लिए, जहां पर उन लोगों को अपना जो उत्पाद है या जो माल है वो मंडी तक पहुंचाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी करीब से करीब 5 से 6 लाख तक के जो ट्रक्स हैं वो भी लिस्ट किए गए हैं, जहां से पूरा ये ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो चल रहा है अभी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 153 करोड़ रुपए में प्रतिष्ठित नॉर्टन मोटरसाइकिल ब्रांड का अधिग्रहण किया है?
इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने 153 करोड़ रुपए में जो हमारी नॉर्टन मोटरसाइकिल, जो कि आपकी ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है, उसको उन्होंने खरीद लिया है या फिर उसको अक्वायर कर लिया है? तो निसान, महिंद्रा, टाटा या फिर टीवीएस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा टीवीएस। ठीक है, टीवीएस जो कंपनी है उन्होंने अभी जो ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है नॉर्टन मोटरसाइकिल, बहुत पुरानी और बहुत जो ओल्ड कंपनी है, 122 साल पुरानी ये जो कंपनी है, उसको अभी इन्होंने अक्वायर कर लिया है। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो नॉर्टन मोटरसाइकिल्स हैं, इनकी शुरुआत किसने की थी? इनकी शुरुआत या इसका जो इंट्रोडक्शन है वो किया गया था 1898 में। किसके द्वारा? जेम्स लैंसडॉन नॉर्टन। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ये कंपनी भी रखी गई है, नॉर्टन मोटरसाइकिल्स। तो काफी एक प्रसिद्ध, या हम कह सकते हैं काफी एक जो फेमस ब्रांड है, काफी एक रिनाउंड ब्रांड है मोटरसाइकिल्स की सेगमेंट में, दैट इज द नॉर्टन मोटरसाइकिल्स, जिसको टीवीएस ने अभी यहाँ पर एक्वायर कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ में जो टीवीएस है उन्होंने अभी बीएमडब्ल्यू के साथ में भी टाई अप किया था, जहां पर उन्होंने टाई अप किया हुआ है बीएमडब्ल्यू मोटोरैड के साथ में, है ना, जो कि बीएमडब्ल्यू आपके जैसे ये जो वेरिएंट मैंने लिखे हुए हैं, बीएमडब्ल्यू G310R, बीएमडब्ल्यू G310GS, ये मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं टीवीएस के द्वारा ही। ठीक है, सो यहाँ पर अभी टीवीएस ने अपना जो एक मोटरसाइकिल बेस्ड प्लेटफॉर्म है टीवीएस अपाचे, ये भी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत है वो यहाँ पर कर दी है। ठीक है, तो काफी पुरानी ये ब्रिटिश कंपनी है मोटरसाइकिल्स की, नॉर्टन मोटरसाइकिल्स, जिसको अभी एक्वायर किया है टीवीएस। ओके, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया सी बाइक यहाँ पर, दैट इज ऑफ नॉर्टन। ओके, 7th क्वेश्चन है कि जय किसान विशेष मालगाड़ी किसकी एक पहल है? उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र? यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ सेंट्रल जोन, दक्षिण मध्य क्षेत्र जो है, वहां पर जय किसान जो स्पेशल फ्रीट या फिर जो मालगाड़ी की जो सुविधा है वो यहाँ पर अभी चालू की गई है। तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने, भारतीय रेल ने यहाँ पर कुछ एसेंशियल कमोडिटीज, कोविड-19 के दौरान क्या हो रहा था कि जो एसेंशियल सामान है या जो हमारे जो बेसिक जो नेसेसिटी वाला सामान है वो ट्रैवल या वो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये एक इनिशिएटिव यहाँ पर चालू किया गया था इंडियन रेलवेज के द्वारा। ठीक है, तो नॉर्दर्न रेलवे ने, है ना, जो उत्तर रेलवे है, उन्होंने यहाँ पर कुछ 5000 टन को ढोने वाले जो आपके कोचेस हैं या जो ट्रेन है वो वहां पर डेवलप किए थे। तो ऐसे करके 25 ऐसी अन्नपूर्णा ट्रेन्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर नाम? क्योंकि ये जितना भी एसेंशियल कमोडिटी जैसे राशन है, तेल है, जो भी हम लोग अपने घरों में डेली बेसिस पे यूज करते हैं सामान, उसके पहुंच के लिए या फिर उसको प्रोवाइड किया जाए जगह जगह पर या लोगों को अलग अलग सिटीज में, स्टेट्स में, उसके लिए ये अन्नपूर्णा ट्रेन्स जो है वो चालू की गई थी नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो ट्रैवलिंग पीरियड था वो था कि भाई 16 तारीख तक हम ये सारी ट्रेन्स जो है वो चलाएंगे, और ये मेजर जो हमारे स्टेट्स हैं जैसे असम हो गया, बिहार, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मिजोरम, ठीक है, ये सारे एरियाज को, ये सारे स्टेट्स को कवर करते हुए जो भी कमोडिटी है, जो भी सामान लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, वो यहाँ पर इस ट्रेन के द्वारा पहुंचाया जाएगा। अब क्योंकि नॉर्दर्न रेलवेज ने ये चालू किया था, तो यही देखते हुए साउदर्न सेंट्रल जोन जो है इंडियन रेलवेज का पार्ट, वो भी इस नए कंसेप्ट के साथ में आए जिसका नाम है जय किसान स्पेशल। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में या जो आपकी सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि जो आपकी मालगाड़ी है या जो फ्रेट ट्रेन है वो उसमें आपकी 42 है ना, यानी कि 42 जो वैगन्स हैं, कोचेस हैं, वो होते हैं। ठीक है, और वो ज्यादा से ज्यादा ढो सकती हैं 2600 टन का वेट। पर अभी ये जो स्पेशल मालगाड़ियां या जो हम कह सकते हैं फ्रेट ट्रेन अभी चालू की गई हैं, यहाँ पर 84 वेगन्स जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाएंगे, और 5000 से ज्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 5200 टन का जो वेट है वो इस ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करवाया जाएगा टू द डिफरेंट एरियाज, जहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटी कोविड-19 के द्वारा जो लोगों को नहीं मिल पा रही है, इन ट्रेन के थ्रू वो उनको दी जा पाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? द नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड व्हेन? सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st ऑफ अप्रैल। 21 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं सेवा दिवस। ठीक है, सो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 21 अप्रैल को हर साल ये डिक्लेयर किया था कि जो सिविल सर्विसेज डे है या फिर पब्लिक सर्विसेज डे है वो मनाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस दिन क्या होता है कि जो हमारे ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके पार्टिसिपेशन के लिए इन दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
तो ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज का जो पार्ट है वो यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था 1947 में। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 21 अप्रैल को जो है वो ये इनॉग्रेशन किया है ऑल इंडिया सर्विसेज का, और उसी टाइम से जो हम लोग इंडियन सिविल सर्विसेज डे है 21 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। ठीक है, इसी दिन जो हमारे होम मिनिस्टर रहे हैं सरदार पटेल जी, तो उन्होंने जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इंडिया का, उनको डिनोट किया था इस टाइटल से दैट दे आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया से उनको संबोधित किया था, जो कि उनकी ताकत और उनकी पावर को यहाँ पर डिनोट करती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इवेंट यहाँ पर मनाया गया था वो मनाया गया था 2006 में न्यू दिल्ली में, है ना, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में 2006 में ये इवेंट सेलिब्रेट किया हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी होते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो भी उनके काम है, जो भी उनके योगदान उन्होंने किए हुए हैं, उसको सराहते हुए। ठीक है, सो पर्पस ऑफ सिविल सर्विसेज डे का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, उनका योगदान क्या रहा है, उनको उनका जो मतलब डेडिकेशन है नेशन के प्रति, उसको सम्मानित करने के लिए ये जो सिविल सर्विसेज डे है वो हम लोग मनाते हैं कब, 21 अप्रैल हर साल। ओके, सो दिस इज द डेट, नेशनल सिविल सर्विसेज डे, दैट इज 21 अप्रैल। 9th क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा संयम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? मैसूर, पुणे, जयपुर या फिर नई दिल्ली? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पुणे। ठीक है, संयम नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो अभी रिलीज किया गया है, किसके द्वारा? पुणे नगर निगम के द्वारा। अब क्या काम है संयम एप्लीकेशन का? यहाँ पर जितने भी हमारे होम क्वारंटीन, मतलब जो लोग अभी कोविड के चलते सभी लोगों को अभी होम क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है, तो उसकी ट्रैकिंग के लिए कि भाई जो लोग होम क्वारंटीन में हैं वो बकायदा घर में ही रह रहे हैं कि घूम फिर रहे हैं, तो ये चीज ट्रैक करने के लिए यहाँ पर पुणे का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने संयम नाम का ये जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है वो यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी एक कोडिंग के थ्रू वो लोग समझ पाएंगे कि कौन व्यक्ति बहुत ज्यादा देर बाहर है, या कौन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं घूम रहा है, या वो पूरा टाइम घर में ही रह रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर कलर कोडिंग के थ्रू, 3 कलर कोडिंग यूज की गई है इस एप्लीकेशन में, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, तो रेड बताएगा उन सारे लोगों के लिए जो बिल्कुल बकायदा एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान भी, बढ़िया घूम फिर रहे हैं बाहर, तो उनका सेगमेंट जो है वो आ जाएगा रेड में। एम्बर का मतलब यानी येलो कलर कोडिंग किसके लिए होगी? जो लोग लिमिटेड मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं घूम फिर रहे हैं बाहर, या कुछ काम के लिए ही थोड़ी देर के लिए बाहर निकल रहे हैं। ग्रीन उन लोगों को डिनोट करेगा जो कि बिल्कुल पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का या कोविड में क्वारंटीन होने का, और अपने घरों में ही वो लोग सुरक्षित बैठे हैं, तो वो डिनोट करेगा या वो डिनोट किया जाएगा ग्रीन कलर से। ठीक है, सो ये एक एप्लीकेशन है जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अभी चालू किया है, दैट इज संयम। 10th क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में खबरों में देखा गया माउंट मैटरहर्न कहां पर स्थित है? फ्रांस, बीजिंग, स्विट्जरलैंड या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, अभी कोविड के दौरान सारे नेशंस वाले बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी फैली हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं परेशान हैं, ग्रस्त हैं सारी चीजों से, तो यहाँ पर एक यूनिटी को बताते हुए कि नहीं, अगर हम सारे देशवासी एक साथ मिलकर एकजुट होकर एक प्रण ले ले कि हमें सभी नियमों का फॉलो करना है या सभी चीजें जो है हम पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे, तो उसको एक हम कह सकते हैं डिनोशन देते हुए यहाँ पर स्विट्जरलैंड में जो हमारा मैटरहर्न माउंटेन्स है, वहां पर इंडियन फ्लैग की जो एक हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले है वो किया गया था लाइट्स के थ्रू। ठीक है, जस्ट टू क्रिएट अ होप अमंग द सिटीजन्स की नहीं, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ कोरोना, या हम एकजुट होकर जो है इस कोरोना से फाइट बैक कर सकते हैं। तो एक बहुत ही फेमस लाइट आर्टिस्ट है जिनका नाम है गेरी हॉफस्टेटर, स्विट्जरलैंड के ही हैं ये, और इन्होंने ही ये जो फ्लैग डिपिक्शन है थ्रू लाइट्स ऑन द माउंटेन्स ये यहाँ पर किया हुआ था। अब ये जो मैटरहर्न माउंटेन्स है ये करीब से करीब 14,690 फुट लंबा ये एक पहाड़ है। ठीक है, ये हमारा एक पहाड़ है जहाँ पर ये इंडियन फ्लैग का यहाँ पर जो डिपिक्शन है वो किया गया था। ठीक है, सो इसी तरीके से जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके भी फ्लैग्स वहां पर डिपिक्ट किए गए थे, जस्ट टू शो द यूनिटी इन द इंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है मैटरहर्न से रिलेटेड, कि ये एक आपका एल्प्स का एक पर्वत है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर पेनिन एल्प्स में स्थित है। ठीक है, इसका जो शिखर सम्मेलन है वो 4478 मीटर्स ऊंचा है, जो इसे एल्प्स और यूरोप में उच्चतम शिखर में से एक बनाता है। ठीक है,
समटाइम्स रेफर टू एज माउंटेन ऑफ माउंटेन्स, कभी कभी इसको माउंटेन ऑफ माउंटेन्स बोला जाता है इसकी ऊंचाई के लिए, एंड इस वजह से ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतीक बन गया है ऑफ द एल्प्स। ठीक है, सो ये आपको नाम याद रखना है, मैटर्नहर्न माउंटेन्स, जो कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड। 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में तेल की कीमतें $0 अंक के नीचे गिर गई थी? रूस, चीन, भारत या फिर यूएस? हिस्ट्री में, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो देश में तेल की कीमतें हैं वो $0 अंक से नीचे गिर गई थी। कहां पर ये गिर गई थी? यूएस में। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी तेल की कीमतें हैं वो हुआ करती थी, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है ना, जो कच्चा तेल का यहाँ पर बैरल जो प्राइस हुआ करता था, दैट वाज $55.90, है ना, इतना ये एक्सटेंड तक जाता था। और क्योंकि अभी कोविड के चलते, हम कह सकते हैं कि कोविड का एक प्रकोप के चलते यहाँ पर इसका जो वैल्यूएशन है वो गिरकर हो गया है कितना? $0। ठीक है, इट हैज कम डाउन टू $0 नाउ। तो क्योंकि कोविड का अभी जो प्रकोप है, एपिडेमिक ये फैला हुआ है, उसके कारण जो ऑयल डिमांड है बहुत रैपिडली जो है वो अभी डाउन हुई है, एंड इसके कारण जो इंडस्ट्रीज या हमारी ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज या ट्रेडिंग कंपनीज, एवरीथिंग इज ऑन अ शटडाउन। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए विल बी द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में देखा गया विद्यादान 2 किसकी एक पहल है? ठीक है, इज इट ग्रामीण विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इन्होंने ये एक विद्यादान 2 नाम का एक पहल जो है वो चालू किया है। अब हम लोग देख सकते हैं कि कोविड के चलते जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सब अभी बंद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिला है या एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो लोग ऑनलाइन अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अगर उनको पढ़ना है तो उनको क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए ये एक पहल है जो अभी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने चालू की थी, जहां पर ई लर्निंग कंटेंट यानी कि ऑनलाइन कंटेंट जो है उसके लिए यहाँ पर इन्विटेशंस जारी किए गए थे सारे एक्सपर्ट्स को। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को, जो भी लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों को क्वालिटी डिटेल्स या क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इस वजह से ये जो पहल है वो चालू की गई थी, दैट इज विद्यादान 2। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे अभी हमने बात की कि कोविड के चलते सारे स्कूल्स और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी वर्क नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन, तो यहाँ पर जो ई लर्निंग कंटेंट है वो प्रोवाइड करने के लिए हायर एजुकेशन वालों के लिए, स्कूल एजुकेशन वालों के लिए, तो दीक्षा जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ये जो टीचिंग मतलब जो प्लेटफॉर्म है वहां पर ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, सो दिस इज द इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। चलिए, 13th क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट? तो फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट यहाँ पर अभी रिलीज किया है किसने? ईरान ने। ठीक है, ये अभी ईरान और यूएस की क्योंकि रिलेशंस जो है थोड़े से अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो एक हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक रिसर्च ऑपरेशन उन्होंने चालू किया हुआ है, रादर एक सैटेलाइट ऑपरेशन उन्होंने अभी यहाँ पर चालू किया है, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया था इस सैटेलाइट का नूर। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इधर मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पर जो फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है उसका नाम है यहाँ पर नूर, जो कि 22 अप्रैल 2020 को रिलीज किया गया था। ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन, एंड ये पहला सैटेलाइट है जो कि ईरान ने अभी लॉन्च किया हुआ है स्पेस में। ओके, चलिएगा। सो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ईरान और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि एक जो यूएस है, ही किल्ड द ईरानियन मेजर, एक जो यूएस का व्यक्ति है, उन्होंने ईरान के जो मेजर हैं जनरल कसीम सुलेमानी, ठीक है, सुलेमानी, उनको यहाँ पर उनको किल कर दिया था जनवरी 3 को। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पर एक ड्रोन स्ट्राइक में जो है इनकी मौत, या एक हम कह सकते हैं कि देयर वाज अ अटैक दैट वाज डन, तो इसके कारण यहाँ पर जो टेंशन है यूएस और ईरान के बीच में वो बहुत ज्यादा अभी बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, 14th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने आपदा मित्र लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज लॉन्च आपदा मित्र? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने आपदा मित्र अभी लॉन्च किया हुआ है, जहां पर इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये सारे जो मेडिकल गाइडेंस यानी कि चिकित्सा से रिलेटेड जो मार्गदर्शन है, जो एडवाइस है, जो सलाह है, वो यहाँ पर प्रदान करेगा लोगों को। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको अगर कुछ सिम्टम्स रहते हैं कोविड-19 के, तो एक हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दी जाएगी इस एप्लीकेशन में,
तो वो उस पर कॉल कर सकते हैं एंड फिर उनको मेडिकल एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा कि उनको क्या करना है। ठीक है, तो पूरे 12 घंटे के लिए सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक इनका जो सर्विस है वो अवेलेबल रहेगा। और इनके जो सेंटर्स बनाए हुए हैं, हेल्पलाइन सेंटर्स, यहाँ पर इन्होंने 6 सेंटर्स बनाए हुए हैं जो कि लोगों की यहाँ पर मदद करेंगे। तो 2 टायर सिस्टम, 2 लेवल सिस्टम हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बनाया हुआ है, जहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं इन द फर्स्ट कैटेगरी है ना, जो भी एप्लीकेशंस है या कोई भी अगर क्वेरी आती है तो पहले जो आयुष के प्रोफेशनल्स हैं, है ना, जो हमारे आयुष के पेशेवर हैं उनके पास वो रिक्वेस्ट जाएगी। जितने भी नर्सेस हैं या जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं वो बेसिक लेवल पे पहले उस रिक्वेस्ट को चेक करेंगे और उसके बाद में अगर वो मैनेज नहीं होता है उनके द्वारा या थोड़ा सा क्रिटिकल अगर कुछ केस लगता है तो फिर वो मैनेज किया जाएगा सेकेंड लेवल पे, जो कि मैनेज जहाँ पर जो हमारे एमबीबीएस प्रोफेशनल्स हैं, वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं, आयुष डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर इस पूरे केस को या जो भी व्यक्ति है उसके केस को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो यही पर्पस है इस एप्लीकेशन का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना। अगर उनको थोड़ा सा भी रिस्क लग रहा है कोविड का, ठीक है, तो उनकी हेल्प करना या वो केस या जो सिम्टम है वो आगे ना बढ़े, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, इस वजह से ये जो अभी एप्लीकेशन है वो चालू किया गया है। ठीक, सो आपदा मित्र, ऐसा ही टोल्ड यू कि ये जो हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है और जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि काम कर रही है किसके अंडर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज बेंगलुरु। ठीक है, तो ये इन्होंने पूरा मिलकर ये जो सिस्टम है ये डेवलप किया हुआ है। ओके, सो इन्फोसिस बीपीएम एक सब्सिडियरी है इन्फोसिस लिमिटेड की, जिन्होंने इस एप्लीकेशन को पूरा डेवलप किया है और इसका पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, पूरा जो सिस्टम हम कह सकते हैं बेसिक वाला, वो डिजाइन किया गया है इनके द्वारा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसे आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान के राजदूत नामित किया गया है? Who among the following has been named the ambassador of I am Badminton awareness campaign? ठीक है, who has been named as the ambassador? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ठीक है, पीवी सिंधु को अभी आई एम बैडमिंटन अवेयरनेस कैंपेन के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक, तो ये जो कैंपेन है ये भी स्टार्ट किया गया था BWF के द्वारा, जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और जितने भी लोग जो अपना करियर या जो एक बहुत ही जेन्युइन और अच्छा खेल खेलना चाहते हैं बैडमिंटन की फील्ड में, उनके लिए ये जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इनके साथ साथ में पीवी सिंधु के साथ साथ में जो कनाडा के मिशेल ली हैं, है ना, जो चाइना के युआंग और कोंग और जेंग से वी हैं, ठीक है, जर्मनी के जो प्लेयर हैं वालिस्का नोब्लुच, ठीक है, हांगकांग के जो प्लेयर हैं शैन हो यून, इनको भी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है इस आई एम बैडमिंटन कैंपेन का अलोंग विद पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए पीवी सिंधु के बारे में हम लोग सभी जानते ही हैं, बट फिर भी मैं आपको कुछ डिटेल्स इनके बारे में बताऊं तो इनका पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु, जो कि एक वर्ल्ड रैंक हासिल की हुई है इन्होंने, एंड शी इज द इंडियन वुमेन्स बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, पहली ये प्लेयर है इंडिया से जिन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता हुआ है ओलंपिक गेम्स में इन द सिंगल बैडमिंटन सीरीज। ठीक, तो यहाँ पर इसके पहले इनको नेशनल चैंपियन ऑफ इंडिया का भी खिताब या जो सम्मान या जो टाइटल है वो दिया हुआ है। ठीक है, 2017 की जो रैंकिंग्स थी स्पोर्ट्स पर्सन की, वहां पर पीवी सिंधु वाज एट द सेकंड प्लेस। ठीक है, फर्स्ट इंडियन ये बनी है टू बिकम अ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, शी इज द फर्स्ट लेडी और रादर फर्स्ट इंडियन जो कि बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन। ठीक, चलिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है या द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके द्वारा इसको मान्यता जो है वो दी गई है, दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं पीवी सिंधु, द वेरी वेरी फेमस बैडमिंटन प्लेयर। सो गाइस, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जहां पर हम लोगों ने पूरे वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात की है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज आप लोग अपनी फीडबैक जरूर दें, जो भी आपका सजेशन है वो बिल्कुल शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेस्ट प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।